बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन शहर में कुछ छोटे छोटे मसाइल हैं कि आपकी ज़िंदगी उन्होंने अजीरन बना रखी है, जिनमें से एक बहुत बड़ा मसला जी ट्रैफिक का है। एलडीए की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल दो उन बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम उस तरह से नहीं हुआ। अब छोटे प्रोजेक्ट्स नज़रअंदाज होने से बहुत सारे मसाइल हो रही हैं, और ये मसाइल आपस में इस तरह से जुड़े हैं। जिन छोटे मंसूबों की मैं बात कर रही हूँ, हम आगे चल के डिटेल में भी जिक्र करेंगे, उसकी वजह से ट्रैफिक का जो है वो इशू चल रहा है। सेकेंडली, यहाँ पे मैचेस भी हो रहे हैं, तो मुतासरीन में हर रोज़ हमने भी दफ्तर पहुँचना होता है, हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं, स्कूल्स भी बच्चे जाते हैं, तो जब टीमों की मूवमेंट होती है, रास्तों को बंद कर दिया जाता है, परेशानी रहती है, तो ट्रैफिक का मसला शहर में संगीन होता चला जा रहा है। अब ये किस तरह से कंट्रोल होगा, बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इससे जो मसाइल जुड़े हैं, इस तरह के इवेंट्स, फिर आपके तजावुज़ात एक बहुत बड़ा मसला है, रॉन्ग पार्किंग बहुत बड़ा मसला है। तो ये जब तक मसाइल नहीं हल होंगे, ये भी मसला जूं का तू रहेगा। सेकेंडली, ड्राइवर हजरात से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ जब कभी भी ट्रैफिक बंद है या स्टक हुई है, उसमें अगर आप उल्टी सीधी तरह से गाड़ी निकालने की कोशिश करेंगे, तो बजाय इसके कि आप जल्दी कहीं पहुंच जाएंगे, आप दूसरों को भी परेशान करेंगे और मज़ीद ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइन और लेन का ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरे ड्राइवर्स हजरात को भी देखें। और मुझे तो ये लगता है, जब कभी मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, ख़ास तौर पर कोई लड़की अगर ड्राइव कर रही हो, तो लोगों को ये लगता है कि सारी ट्रैफिक इसी ने जैम की है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मोहतात ड्राइविंग कीजिए, अच्छे तरीके से ड्राइव कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ, और आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि फ़जर की नमाज के बाद एक दफ़ा ये पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म नाफ़े की नेमत भी अता फ़रमाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ वासे भी, यानी कुशादा रिज़्क़ भी अता फ़रमाएंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़रमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इसे एक दफ़ा पढ़ लिया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की अच्छी बात। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? सिटी 42 की खबर की सरकारी तौर पर तस्दीक, रिकॉर्ड गायब होने की खबर कैसे लीक हुई? बिजली के नेकों में रिलीफ से ज्यादातर सारिफीन महरूम, सिर्फ सिंगल फेज वाले को 699 यूनिट्स तक फायदा होगा। तलबा बढ़ गए, सरकारी स्कूल कम पड़ गए, 5 साल में सिर्फ 149 नए इदारे बने। वेलकम बैक। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले? ठीक ठाक। ट्रैफिक का मसला थोड़ा सा, अगर आयशा आपकी इजाज़त हो तो डिस्कस कर लें। इरफान बैठे हैं, ये क्यों इतना बड़ा मसला शहर का बनता जा रहा है? ना, ये वाकई बात ठीक है कि ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, और क्योंकि गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, मोटरसाइकिलों की तादाद रोज़ ब रोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं तो टाइम का मार्जिन हमारे भी रख पास के निकलती हूँ, फिर भी लेट हो जाती हूँ। यही वजह है कि सड़कें जो है हमारी वही हैं जहाँ पे आपने जिक्र किया कि एलडीए ने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं उनको डिले कर दिया है, या ऐसे प्रोजेक्ट जो ज़रूरी थे उनको जो है उनके ऊपर ध्यान ही नहीं, और मेगा प्रोजेक्ट की तरफ वर्किंग कर रहे हैं। उसकी वजह से हुआ कि शहर में आप देखें कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये एक रिपोर्ट बना के भेजी गई कि लाहौर की 90% से ज़ायद जो शाहराएँ हैं, सड़कें हैं,
वो टूट फूट का शिकार है। जिस सड़क के ऊपर अगर गड्ढा होगा, जो सड़क टूट फूट का शिकार होगी, वहाँ पे आपको ट्रैफिक वैसे ही जो है वो सुस्त रवि का शिकार नजर आएगी। फिरोजपुर रोड पे आजकल पैच वर्क की वजह से उन्होंने वो किया भी हुआ है बिल्कुल रोड इसी पर। तरह के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको पैच वर्क नजर आते हैं, जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उसको प्रॉपर टाइम के अंदर आपके पास रात का वक्त है, उसको एक ही गो में आप उसको कंप्लीट कर लें, वो कंप्लीट नहीं होते। और उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की नफरी जो है, अगर उसकी अगर भी बात की जाए तो इनके पास नफरी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से हर चौक चौराहे में ट्रैफिक पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। और ऊपर से आप देखें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जो है वो टेस्ट सीरीज़ जारी है, उसके लिए बहुत सी जो डिप्लॉयमेंट है आपकी वहाँ पे हो जाती है। तो लिहाजा शहर में ट्रैफिक वार्डन भी नहीं होते, ट्रैफिक पुलिस जहाँ पे होती है इतनी इतनी लॉन्ग क्यूज़ लगी होती हैं, फिर वो भी कहते हैं कि अच्छा बाढ़ में जाए, जैसा हो रहा है होने दे। इससे सफ़र कौन करता है? वो लोग जो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, वो लोग जो गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग जो उस एरिया के अंदर रहने वाले हैं। अब देखिए कि इसी वजह से इतनी पोल्यूशन फैल रही है, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि एक इन्वायरमेंट का कमीशन जो है वो बनाया गया था इसके ऊपर, वाटर एंड इन्वायरमेंट कमीशन। उसकी भी रिपोर्ट थी कि ट्रैफिक की रवानी डिस्टर्ब होने से शहर में आलूदगी बढ़ रही है। और अब भी अगर आप शहर में देखें तो आपको आलूदगी के आसार नज़र आते हैं, और एयर इंडेक्स जिसके ऊपर आजकल इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही, वो देखें तो वो भी काफ़ी हाई जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को प्लानिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को अपनी नफरी बढ़ाने की और उसके साथ साथ रोड जो हैं इनको खुला करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये मसला जूं का तू रहेगा, आप भी बात करते रहेंगे, हम भी बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस भी यही कहती रहेगी हम बहुत काम कर रहे हैं लेकिन होगा कुछ भी और हम फाइन भी भुगतते रहेंगे लेट दफ्तर पहुंचने के, पता नहीं अब उसका जिम्मेदार कौन होगा जी। आज की खबर, पहली खबर, कल मैंने स्पेशली अली रामे के लिए ऑन एयर क्लिपिंग भी की थी और अब जब तस्दीक हो गई है तो वेरी वेल डन अली रामे। सिटी 42 की खबर की सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई है। रिकॉर्ड गायब होने की खबर कैसे लीक हुई, अब सबको पड़ गई है पसूरी जी। अना देखें, आपको हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनकी अगर उनके बयानात देखें तो आपको उनके बयानात में सीधा सीधा करप्शन के एलिगेशन जो हैं वो उनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है MNAs MPAs उनसे CM सेक्रेटेरिएट में पैसे लिए गए, वज़ीर आला के भाई जो हैं वो पैसे लेते रहे मुख्तलिफ लोगों से काम करवाने के लिए। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये वो हुकूमती अरकान जो थे जो जिनके साथ ये बीत रही थी उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अगर उनके इल्ज़ामात देखें और उसके बाद इस तरह की खबरें देखें कि आप वहाँ से रिकॉर्ड जो है उसको गायब किया जा रहा है, रिकॉर्ड को फाड़ा जा रहा है, रिकॉर्ड को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, CCTV फुटेजेस जो हैं उनको डिलीट करवाया जा रहा है, तो उसके बाद ये अगर खबर ऑन एयर होगी तो उसके बाद तो इस तरह के मामला होंगे, इंक्वायरियाँ तो होंगी, उसमें लोगों से पूछा तो जाएगा कि भाई ये खबर हमने इतनी सीक्रेट रखी हुई थी, ये कैसे बाहर निकल गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले रिकॉर्ड गायब क्यों हुआ? आपने तो साफ शफाफ तहरीक चलाई थी, तहरीक इंसाफ बड़ी साफ शफाफ थी। चलिए, अगर आपने रिकॉर्ड गायब भी कर दिया, अब आपके दिल में इतना चोर है कि अब आप उसको चोर को पकड़ने बैठ गए हैं कि किसने ये सब कुछ किया, पहले उसको पकड़े। देखें अना, जिसमें वो कहते हैं ना मुकाफात अमल कि आपने शुरू जब ये गवर्नमेंट संभाली, इसकी कमान संभाली, तो उसके बाद आपका पहला फोकस ये था हमने यहाँ पे करप्शन रोकनी है, हमने यहाँ पे करप्शन ढूंढनी है, किसी को नहीं छोड़ा। सरकारी जो ओहदेदार थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको आपने जेलों के अंदर डाला, उन पे नैब के केसेस बनाए। उसके बाद हुआ क्या? किसी पर आज तक केस जो है वो आप साबित नहीं कर पाए, और उसके बाद उनको लोगों को उन्होंने इतनी जेलें, इतना अरसा जो है वो जेलें भी काटनी, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। अब इनको ये शायद डर है कि इसके बाद अगर अब हमारी हुकूमत जाने वाली है या टाइम ख़त्म हो रहा है हमारे पास, तो हम सारी चीज़ें वाइंड अप कर लें अपनी, ताकि कल को ये अगर नैब के केसेस बने, अगर हमसे पूछ प्रतीत हो तो हम लोग बच जाएं। लेकिन ऐसी चीज़ों से आप ये सोच लें कि आप बच पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ने कोई करप्शन की है तो उस पर करप्शन को ढूंढने के लिए इदारे अगर मुतहर्रिक हो जाएं तो वो तो ज़मीन से चीज़ें भी निकाल के ले आते हैं। अगर रिकॉर्ड को गायब कर दिया गया है तो वो किसी ना किसी जगह पे तो होगा। अगर CCTV फुटेजेस डिलीट कर दी गई हैं तो उसका बैकअप किसी ना किसी जगह पे तो होगा। और CM सेक्रेटेरिएट कोई आम चीज़ नहीं होती। CM सेक्रेटेरिएट पूरा एक वहाँ पे पूरा शहर समझे वो होता है, और उस शहर में जहाँ पे आपके बहुत से हामी लोग हैं, वहीं पे आपसे इख्तिलाफ रखने वाले, बिल्कुल दीवारों के भी कान होते हैं, और उन्हीं दीवारों के कानों ने ये खबर जो है वो अली रामे को दी, जिसके बाद उन्होंने ये खबर दी और ये एक थरथली मची हुई है कि हम सारी चीज़ें यहाँ से गायब कर लें। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं करने से कोई फ़ायदा नहीं होना।
क्योंकि देखें आपके हुकूमती अरकान वो तो बार बार ये चीज़ें ऑन कर रहे हैं कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। अगर एक जगह से आपने सबूत मिटा भी लिए तो जिन लोगों के पास ये सबूत मौजूद हैं उनका क्या किया जाएगा, उनसे कैसे जो वो ख़त्म किए जाएंगे। तो ये एक अब देखें इन चीज़ों को, करप्शन को रोकने की बातें जो है, इसको तो मैं कहती हूँ पिंडोरा बॉक्स भी नहीं कहा जा सकता। 2 ट्रकों पर जो सामान गया है, बॉक्स में तो कुछ नहीं होगा। ये तो मुझे लगता है पूरा का पूरा संदूक से ही बढ़कर कुछ ये तो देखे ये तो जैसे जहेज का सामान हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये तो उस हिसाब से गए हैं चीज़ें। तो इसको रिकॉर्ड को मेरी तो इत्तलात ये भी थी कि क्योंकि बहुत से सरकारी ऑफिसर काम करते हैं, बहुत से सरकारी अफसर अपने डिपार्टमेंट के साथ जहाँ पे लॉयल होते हैं वहाँ पे वो अपने मुल्क के साथ भी लॉयल होते हैं। उनकी तरफ से जैसे लॉयल जो अफराद थे उनकी तरफ से ये भी बताया गया सरकारी अफसरान की जानिब से कि उस रिकॉर्ड को फाड़ा गया, ज़ायल किया गया। यानी कि ये रामे की खबर के मुताबिक तो 2 ट्रक जो है इनको शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब ये भी इत्तलात है कि उनको फाड़ दिया गया, उनको जला दिया गया। इस तरह की सूरत हाल है ताकि उसका किसी जगह पे नामो निशान ना रहे। लेकिन क्या ये लोग भूल गए हैं कि वहाँ पे काम करने वाले, क्या उनके बयानात नहीं लिए जाएंगे? उनकी गवाहियां बाद में नहीं होंगी। उन लोगों का क्या करेंगे? क्या उनको भी किसी और मरीख में भेज देंगे? घूमने लग गए जिन चक्रों में दूसरों को घुमाया गया था वो बाप की तरफ आ रहा है। खैर अब जी इंतजार होगा, मैं कौन कौन से नए इसके बाद इंकशाफात होंगे ये मुझे लगता है एक सिलसिला शुरू हो गया। अब इसकी एक एक कड़ी हमारे सामने आती है। ये तो देखिए अभी क्या क्या चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा इसके लिए हम इंतजार करेंगे, आप भी करें। अलबत्ता यहाँ से ही मेरे ख्याल से आगाज हो गया इंकशाफात होने का। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अगली खबर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको कहेंगे। बिजली के निर्खों में रिलीफ से ज्यादातर सारिफीन महरूम हैं। सिर्फ सिंगल फेज वाले को 699 यूनिट तक फायदा होगा। ये क्या मंतक है इरफान? देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता माह जब ये कहा गया कि 5 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा, उसके बाद जब ये एक प्लान बनाया गया कि किस तरह इतना रिलीफ दे दें हम, ये तो बहुत लेस्को को भी भारी पड़ेगा, बाकी जो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगी। तो उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर कवायद जो शराइत थी वो नाफिज कर दी। उसके मुताबिक अब जो है वो सिंगल फेज जो 699 यूनिट यूज़ करेगा, सिर्फ उसको ये 5 रुपये फी यूनिट की जो बचत है वो कर सकेगा। इसके अलावा कमर्शियल और उसके साथ साथ 3 फेज या दीगर जो हैं या 699 से ऊपर जब 700 चला जाएगा यूनिट तो उसको कोई इस पर रिलीफ नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आप देखें कि आइंदा जो दिन आने वाले हैं उसमें आपको गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। अभी कुछ दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि 4000 मेगावाट जो है, बिल्कुल लोड शेडिंग के साथ साथ 4000 मेगावाट जो है वो इजाफी बोझ जो है वो इसके ऊपर लेस्को के ऊपर पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जब इनके ऊपर अब बोझ क्या होगा कि लोगों ने इसकी बिजली को कंज्यूम ज़्यादा करना शुरू करना है। आपकी फ्रिज चलेगी, आपके एसी चलने शुरू हो जाएंगे, पंखे चलेंगे, लाइटें चलेगी। उसके साथ साथ लेट नाइट तक जो है वो लोगों की आउटडोर गैदरिंग जो है वो रहेगी, या घरों के अंदर जो लेट नाइट तक फंक्शन जो चलेंगे, क्योंकि दिन के वक्त गर्मी होगी, लोग उसको जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो वो कहेंगे रात के वक्त कर लें। कंजम्पशन जो है ज़्यादा होगी यूनिट की, तो डेफिनेटली ये 700 यूनिट तो बहुत ऐसे घर होंगे जिसमें अगर एक पंखा होगा, इसमें ट्यूबलाइट होंगी, एक छोटी सी फ्रिज होगी, घर में टीवी होगा, वो भी 700 से ऊपर चला जाएगा। अब देखें मेजॉरिटी जब आप 4000 मेगावाट की ये बात कर रहे हैं कि 4000 मेगावाट इसके ऊपर मजीद बर्डन आने वाला है आइंदा दिनों में। दूसरी जानिब आप ये कवायद जो शराइत जो हैं वो रख रहे हैं कि जो 699 यूनिट यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, सिर्फ उसको 5 रुपये का जो है वो इजाफी ये बेनिफिट मिल सकेगा। तो इसका मतलब है आप देना ही नहीं चाहते, अच्छा खासा, और उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। रिलीफ सिर्फ उसको मिलेगा जिसका 699 रहेगा। उससे ऊपर एक भी यूनिट उसका गया तो उसका रिलीफ ख़त्म। उसको वही हिसाब से यूनिट जो है वो पड़ेगा जो आम सारिफ को पड़ेगा, जो कमर्शियल वाले को पड़ेगा, जो 3 फेज मीटर वाले को पड़ेगा। तो इससे ये उम्मीद लगाना कि लोगों को ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा नहीं। लोगों के लिए ये बहुत बड़ा जेबों पे भारी होने वाला, मज़ीद जेबों पे भारी होने वाला है। और हुकूमत की तरफ से जो लॉलीपॉप उनको दिया गया था वो भी खुल के उनके सामने आएगा कि उनके साथ हुआ क्या है, उनके साथ क्या किया गया है। कि आप 5 रुपये बड़ा रिलीफ दिया और कहा गया कि जी अगले बजट तक जो है 5 रुपये बिजली का यूनिट है वो बढ़ेगा नहीं। उसके बाद आपने बढ़ा भी दिया। उसके बाद आपने कहा कि वो जी हम कर रहे थे उसमें उसकी जो मेंटेनेंस के ऊपर अखराजात हुए थे या ऑयल के ऊपर, उसकी शॉर्टफॉल के तौर के ऊपर हमने वो फ्यूल प्राइस हमें बढ़ानी पड़ी।
लेकिन जो 5 रुपए का जो रिलीफ है वो अब मिलता रहेगा। लेकिन ये रिलीफ सिर्फ बातों की हद तक होगा, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, जिसके घर में एक पंखा है, जिसके घर में एक टीवी है, जिसके घर में एक फ्रिज है, जिसके घर में एक पानी की मोटर है, उस घर में ये 700 से तो ऊपर 100% जो है वो यूनिट जाएंगे। सिर्फ वो लोग इससे अवेल कर सकेंगे जो एक कमरे के घर में रह रहे हैं, जिसमें एक पंखा होगा, टीवी ना हो। एक्चुअली बचत बचाना पैसा नीडी भी वो लोग हैं इरफान, उनको जरूरत है कि उनको रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ऐसे लोग आपको बहुत कम नजर आते हैं। जिन लोगों को आपने कहा कि पूरा खानदान रिलीफ लेगा, पूरी फैमिली रिलीफ लेगी, वो लोग रिलीफ नहीं ले पाएंगे। यही मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से जो लॉलीपॉप दिया गया है उसमें, और ये जो क़वायद जो शराइत जो हैं वो लागू किए गए हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे कहा गया जा रहा था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मीडिया पे आके बताया कि सब लोगों को 5 रुपये का रिलीफ मिलेगा यूनिट में, लेकिन अगले ही कुछ दिनों के बाद आपको यूनिट भी बढ़ा दिया गया फ्यूल एडजस्टमेंट के चक्कर में। और अब जो ये एक उन्होंने पैरामीटर रख दिया कि 699 का जो है उसको सिर्फ रिलीफ मिल सकेगा। उन लोगों की तादाद बहुत कम है। बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके घर के अगर फैमिली पूरा उनका बड़ा ख़ानदान है, उसमें 5-7 लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अफोर्डेबल नहीं होगा। उनको वही रेट मिलेंगे जो आम सारिफ को मिलते हैं, तो लिहाजा रिलीफ की बातें वो नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ जो आप कंज्यूम करेंगे उसका आपको पैसे एज इट इज़ देने पड़ेंगे, जैसे पहले आप दे रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये मेरे ख्याल से एक झांसा दिया गया और खुश करने की कोशिश की गई है कि जो सारिफीन 199 यूनिट तक जो इस्तेमाल करेंगे उनको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ दूसरों को तो नहीं फ़ायदा होने वाला। लोगों के लिए मज़ीद जो है वो रिलीफ के नाम पर आप घुमा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हमने बात करनी है। 5 साल में सिर्फ 149 नए इदारे बने हैं, तलबा बढ़ गए हैं, सरकारी स्कूल कम पड़ गए हैं। इन स्कूलों की हालत भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबर यह है कि तलबा बढ़ गए हैं, सरकारी स्कूल कम पड़ गए हैं। 5 साल में सिर्फ 149 नए इदारे बने हैं। ये नए इदारे तो बने चलें, ठीक है जी, पुराने इदारों की हालत क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इरफान क्या कहेंगे आप? ना देखें, इसमें ये तलबा बढ़ नहीं गए, महंगाई की वजह से लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करने की सख्त वो सख्त नहीं रहेगी। आप देखें कि आप किसी भी अगर बहुत आप समझें कि ये लो बजट वाला प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें भी अगर आपने प्रेप में बचा है या आपका फर्स्ट में है, तो उसकी फीस जो है वो 5-6 हज़ार रुपये से तो स्टार्ट हो रही है। आप सुन के परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, ये 5-6-7 हज़ार से तो ये फीसेस शुरू हो रही हैं। उसके बाद अगर आप अच्छे किसी स्कूल में चले जाएं, वहाँ पे 30 हज़ार 40 हज़ार, उससे आगे चले जाएं तो आपको पता चलता है 50-50 हज़ार रुपया बच्चों की फीसें हैं। अब लोगों के पास कुव्वत जो ख़रीद है वो ख़त्म हो गई, लोगों की पास वसाइल ख़त्म हो गई। इस वजह से आपको लग रहा है कि सरकारी स्कूलों की तरफ जो है लोगों का रुझान बढ़ रहा है और बच्चों की तादाद बढ़ रही है। हुकूमत ने ख्वाह के 5 साल के अंदर सिर्फ 149 स्कूल बना सकी, और इनको कहा जा रहा था कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। और जब ये हुकूमत, मुझे याद है जब ये कंटेनर पे हुआ करती थी, तब ये कहा करती थी कि हम यकसा निज़ाम तालीम लेके आएंगे। वो बातें भी आपको देखें वो सिर्फ बातों की हद तक रहीं। यहाँ पे ये भी अभी कुछ अर्सा पहले ऐलान किया गया कि तमाम सूबे में इसको यकसान निसाब तालीम जो है इसको राइज कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है स्कूलों में जो हुकूमती कुतुब हैं उनकी सिर्फ बहुत लिमिटेड जो तादाद है वो पढ़ाई जा रही है। बाकी सारा ऑक्सफोर्ड का जो है पढ़ाया जा रहा है, या उन स्कूल्स ने अपना सिलेबस जो है वो तैयार कर रखा है, उनको पढ़ाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, उनकी हालत मैं आज भी हमें यहीं पे ही रोकना पड़ेगा क्योंकि अब वक्त नहीं है इतना, तो ये एक बड़ी लंबी बहस छिड़ जानी है। क्योंकि हालत की अगर हम बात करने लगे तो कोई भी सहूलत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं हम वापस। स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को उसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। BMA फार्मा के बारे में हम आपको बताएंगे कि जी किस तरह से BMA फार्मा अपने सारिफीन के लिए ज़बरदस्त हर्बल प्रोडक्ट्स लेकर आया है। 100% नेचुरल ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे, जो प्रोडक्ट है आपको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी, आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हर्बल में ज़बरदस्त तरीके से ये काम कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री कब कायम हुई, मकसद इसका क्या था और अपने सारिफीन के लिए
क्या क्या प्रोडक्ट्स इन्होंने मुतारिफ करवाई हैं और इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से जी जो सारिफीन का फीडबैक आता है वो भी हम ज़रूर पूछेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन कौन सी BMA फार्मा में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग BMA फार्मा अहमद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो बताइएगा, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग बड़ा नाम है हर्बल फार्मा, तो बेसिकली इसकी बुनियाद कब रखी, कब आगाज़ हुआ, आइडिया क्या था आपका? सो बेसिकली 1952 में मेरे दादा ने BMA फार्मा का क़याम किया इसका। वहाँ वो बेसिकली एक हकीम थे और उन्होंने एक हर्बल मेडिसिन को एक बहुत अच्छा समझते थे और लोगों का इलाज करते थे। तो उसको देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई और उसका उन्होंने 1952 में लोगों के एक अच्छा इलाज करने के लिए और वहाँ पे एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर देने के लिए 1952 में इसका आगाज़ किया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारी कुछ प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में मुतारिफ हुई और मार्केट में लोगों ने उसको बड़ा सराहा, लोगों ने पसंद किया, फीडबैक आया, करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह BMA फार्मा पाकिस्तान की टॉप हर्बल फार्माज में से एक है। सही। आजकल लोग बड़ा कोविड के बाद से हो गया है कि नेचुरल होना चाहिए, सब कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो कुछ अपनी प्रोडक्ट्स की खासियत बताइएगा, क्या क्या खसूसियात? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। कुछ पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में लोग अपना प्राइमरी हेल्थ केयर 70% आपकी जो पाकिस्तान की आबादी है वो प्राइमरी हेल्थ केयर हर्बल मेडिसिन से ही करते हैं अभी भी, ठीक है, और जो रिमेनिंग 30% है वो एलोपैथिक या दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ जाते हैं। तो आज भी इतनी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ना होने के बावजूद भी हर्बल मेडिसिन सिस्टम जो है पाकिस्तान में राइज है और इसमें पाकिस्तान में इसकी $4.5 बिलियन की इंडस्ट्री है ओनली इन पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड $120 बिलियन की इंडस्ट्री है हर्बल मेडिसिन की। सही। तो सॉरी, आपका क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे कि आजकल लोग पूछते हैं कि जी ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल है, इसमें तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल किया, ये लोगों की बुनियादी, कोविड के बाद वो लोगों ने बहुत रिसर्च की इन चीज़ों पे। हर्बल मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हर्बल मेडिसिन जो हमारा ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये टोटल आपका हर्ब से और नेचुरल इंग्रेडिएंट से आपकी मेडिसिन तैयार होती है। सही। ठीक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ये टोटल और टोटल नेचुरल होती है और इसका आपकी बॉडी को फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। आप कोई भी किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट ही होगा, ना कि नुकसान। अभी मेरे सामने भी कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और जो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक वाइड रेंज इनके पास प्रोडक्ट्स की मौजूद है। मेरे ख्याल से हर एज ग्रुप इसमें है। शहद भी यहाँ पर पड़ा है, अर्के गुलाब भी पड़ा है, बच्चों के लिए कॉलिक ड्रॉप्स भी हैं, खांसी का सिरप भी है। तो मैं चाहूँगी कि आपकी जो बहुत ज़बरदस्त कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनका जिक्र भी आप यहाँ पर करें। जी, मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो मेन प्रोडक्ट है BMA फार्मा के अंडर वो है विगोरीन चिल्ड्रन सिरप। विगोरीन चिल्ड्रन सिरप 1952 से मार्केट में है और एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक वेल नोन ब्रांड है। तो विगोरीन चिल्ड्रन सिरप जो है बच्चों में बच्चे जब पैदा होते हैं उनमें टीदिंग होती है तो उनमें कैल्शियम की कमी होती है। तो विगोरीन उसके कैल्शियम की कमी को दूर करता है। बेसिकली विगोरीन एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों की हड्डियां मजबूत करता है और जो उनका उस स्टेज में पेट खराब हो रहा होता है और उन्हें कफ एंड कोल्ड वगैरह जो आ रहा होता है उसको प्रिवेंट करता है ये विगोरीन। इसके अलावा विगोरीन फैमिली के अंडर हमने, क्योंकि एक ये बड़ा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान में, तो इसके अंडर हमने 5 और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हमने। ठीक है। हमने विगोरीन कॉलक जो कि स्पेसिफिकली मैं बता दूं कि बच्चों के लिए ही है, ये विगोरीन जो हमारा ब्रांड है बच्चों के लिए। ठीक है। विगोरीन कॉलिक ड्रॉप्स हैं जो कि बच्चों में कॉलिक के इश्यूज आते हैं तो उसके लिए हम विगोरीन कॉलिक ड्रॉप्स ऑफर करते हैं। फिर दूसरा हमारे पास एक स्पेशल प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। आपने बहुत सुना होगा कि बच्चों को भूख नहीं लगती, बच्चों को भूख के इश्यूज रहते हैं, खाना नहीं खाते टाइम पे, तो हमने एक स्पेशल अपनी रिसर्च प्रोडक्ट बनाई विगोरीन एपिटोन के नाम से, जो कि पीते साथ ही बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाती है। तो ये एक हमारी स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि ये इस तरह है। इसके अलावा हमारे पास विगोरीन बेबी ऑयल भी है जो यहाँ पे पड़ा भी हुआ है, और
इन प्रोडक्ट्स के अलावा जो अगर आप बच्चों की रेंज से निकल के अगर आप जाएं बड़ों की तरफ, तो हमारी मेन प्रोडक्ट आ जाती है शरबत फौलाद। उसका हमारा ये भी हमारा 40-45 साल पुराना ब्रांड है। शरबत फौलाद सुनहरी परिंदा मार्का के नाम से मार्केट में मशहूर है, और स्पेशली ये बड़ा पसंद किया जाता है लोगों को, लोग इसे बड़ा करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट्स की, तो हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें मशरूबात आ जाते हैं, हनी है हमारे पास, फिर अर्के गुलाब, और ऑयल्स हमारे पास हैं, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, और इसके अलावा हमारे पास एक वाइड रेंज है मेडिसिन की, जो कि स्पेसिफिकली मतलब कि प्रॉब्लम बेस्ड मेडिसिन जो है, ठीक है, कोई भी इशू है उससे रिलेटेड हमारे पास 68 टोटल प्रोडक्ट्स हैं, और उन 68 प्रोडक्ट्स का डिफरेंट हर एक का अपना अपना एक फंक्शन। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फीडबैक लोगों का कैसा आता है? अगर हम खास तौर पे बात कर लें, जो बेसिकली लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, रूटीन में ज़्यादा चीज़ें यूज़ होते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। अर्के गुलाब का इस्तेमाल भी होता है, शहद का इस्तेमाल भी होता है, आगे गर्मी आ रही है तो मशरूबात का इस्तेमाल भी होता है, तो फीडबैक इन चीज़ों के हवाले से कैसे आता है? फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मशरूबात को, हमारे शहद को और अर्के गुलाब वगैरह को लोग बड़ा पसंद करते हैं। हमारा बड़ा ही मार्केट में एक अच्छा फीडबैक है, क्योंकि हम एक पुरानी हर्बल कंपनी चले आ रहे हैं। 70 ईयर्स हमें इस साल हमें 70 ईयर्स हो गए हैं मार्केट में आए हुए, तो एक हमारी एक अच्छी रिप्यूट है मार्केट में, और एक अच्छा फीडबैक है हमारी सब प्रोडक्ट्स को लेके। अच्छा, अब आजकल लोगों का बड़ा कंसर्न रहता है कि वेट कम करना है, क्या वेट कम करने के लिए भी कोई प्रोडक्ट मौजूद है? वेट कम करने के लिए मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। हमारे पास कुछ ऐसी कह लें कि डिस्टिलेट्स हैं, अर्कियात जिन्हें आप कहते हैं, बिल्कुल। कि जो कि आपका वजन का कमी में करते हैं। लेकिन वजन कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाइट है। डाइट कंट्रोल की जाए तो फिर ही वजन कम होता है। अच्छा जी, हम बड़ा कहते हैं कि जी इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए, आपकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए। जैसा कि मैं बार बार रेफरेंस दे रही हूँ, ये लोगों ने चीज़ें कोविड में सीखी हैं। जी बिल्कुल। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बच्चों के लिए खास तौर पर अगर हम बात करें, पेरेंट्स का कंसर्न रहता है, कोई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? जी, मैंने जैसा विगोरीन का आपको बताया, विगोरीन चिल्ड्रन सिरप जो है आप 6 महीने से लेके 5 साल 6 साल तक आप बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है। वो बच्चों की इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड एन इम्यूनिटी बूस्टर। आपने डिफरेंट ऑयल बताया आपके पास मौजूद हैं, तो उन ऑयल्स के बारे में थोड़ी उनकी खुसूसियात के बारे में बताइएगा, क्योंकि जब हम मार्केट से चीज़ें खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि जी बाकी ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, ये किस तरह से डिफरेंट है? अच्छा, हमारे पास जो विगोरीन बेबी ऑयल का मैं आपको पहले बताता हूँ। विगोरीन बेबी ऑयल जो है, इसमें ये 3 ऑयल्स का मिक्सचर है। आलमंड ऑयल, ठीक है, उसका आलमंड ऑयल सरसों का तेल है, और इसमें एक और तेल है इसके अंदर, सॉरी कैस्टर ऑयल भी इसके अंदर शामिल है। और ये बच्चों के लिए है, स्पेसिफिकली डिजाइंड है ये, ठीक है, बच्चों की स्किन के लिए नरिशिंग प्रोवाइड करता है। और ये जिस तरह के मार्केट में और भी ऑयल्स अवेलेबल हैं जो कि नेचुरल नहीं है, ये 100% नेचुरल ऑयल है। अच्छा, ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं अगर कोई ऑनलाइन मंगवाना चाह रहा है, या कोई आपका ऐसा पेज, कोई लिंक? जी, हमारी वेबसाइट है bmapharma.com.pk, उस पर हमारी सारी वेबसाइट अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन आपने नेटवर्क है। मेडिसिन बताया कि मेडिसिन की भी एक वाइड रेंज है, तो लोग कैसे अगर कोई इससे रिलेटेड मेडिसिन अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं तो कहाँ उन्हें डिटेल मिलेगी? बिल्कुल, हमारी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल मिलेगी। हर प्रोडक्ट के पूरी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे, उसका हाउ टू यूज़ और उसका सारा वो मेंशन है उसके ऊपर, और हमारा कंपनी के बारे में भी सब कुछ मेंशन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारा ऑल ओवर पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं आपको ऑल ओवर पाकिस्तान, हर फार्मेसी पे, हर पंसार स्टोर पे, हर दवा खाने पे हमारी मेडिसिन अवेलेबल है, आपको मिल सकती हैं। अच्छा जी, खांसी का सिरप कितना इफेक्टिव है? जी, 2 किस्म के मार्केट में कफ सिरप आते हैं, एक हर्बल कफ सिरप्स हैं और दूसरे एलोपैथिक कफ सिरप्स हैं। अभी जो है लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है वो हर्बल कफ सिरप्स की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। हमारा BMA फार्मा में 3 से 4 हमने कफ सिरप डिफरेंट इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें से नंबर 1 जो है तूतस्या मलट्ठी हमारा एक है कफ सिरप। इसके अलावा कफ कोन के नाम से जो कि हमारा अपना ब्रांड है, वो भी 30 इयर्स पुराना ब्रांड है, वो है। इसके अलावा शरबत सदर है। ये सारे कफ के इश्यूज को डील करते हैं। सही।
सही। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एक तो ज़बरदस्त सी वाइड रेंज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। जी जी। इसमें क्या कुछ मज़ीद एडिशन करने वाले हैं, इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ाने वाले हैं? दूसरा, ये प्रोडक्ट्स आपके तमाम शहरों में अवेलेबल हैं क्या? जी ये हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये सारे पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान ठीक है। हर जगह मौजूद है। ठीक है। हर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हर पूरे पाकिस्तान में हर जगह है। ओके। दूसरा आपने Future plans। पूछा कि फ्यूचर प्लान्स हमारे क्या हैं। फ्यूचर प्लान्स हमारे ये हैं कि एक तो हमारी जो कवरेज है हम इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, हम अभी सिटी लेवल पे हैं तो हम तहसील लेवल पे हम पहुँचें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम केटर कर सकें। इसके अलावा हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि हम एक्सपोर्ट में जा रहे हैं इंशाल्लाह अनकरीब। हम अफ़गानिस्तान, दुबई और ये रीजनल कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करने का भी हम सोच रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा पूरा एक प्लान है, हमने हमारी प्रोडक्ट रेंज भी हमारा बढ़ाने का प्रोग्राम है। अभी हमारे पास 78 प्रोडक्ट्स हैं टोटल, तो हमारा विद इन ईयर और 2 हमारा प्लान है हम इसको 200 प्रोडक्ट्स पे लेके जाएं। ग्रेट। तो उसके लिए अलग-अलग एक टीम्स बनाएं और उसकी वर्किंग करें मार्केट। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं और सारिफिन के लिए इतनी ज़बरदस्त इसमें वाइड रेंज मौजूद है। आप जैसा कि पेज बताया विजिट कर सकते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए आपको आपके डोर स्टेप में मिल सकती है। हर फार्मेसीज़ में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? मैसेज देखने वालों को मैं यही देना चाहूँगा कि हर्बल मेडिसिन जो कि एक पीछे होता जा रहा था पाकिस्तान में, अब दोबारा लोग हर्बल मेडिसिन की तरफ आ रहे हैं। तो मेरा मैसेज भी लोगों के लिए यही होगा कि रादर देन यूजिंग एलोपैथिक मेडिसिन और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ साथ लेना, आप हर्बल रेमेडीज़ की तरफ आएँ। लोग अपने जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो बेसिक आप जो है जिस तरह कफ है, कॉमन कोल्ड, फ्लू वगैरह, ये हर्बल मेडिसिन से अपना क्योर करें, ना कि एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएं, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसका हर्बल मेडिसिन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप 100% श्योरिटी के साथ ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके नताइज भी आपको बहुत बेहतर आएंगे। अपना फीडबैक भी ज़रूर आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम आपकी बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से मुलाकात कराने वाले हैं। हर कोई आज के दौर में चाहता है कि किसी के घर जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, किसी को बर्थडे विश करनी है या किसी का कोई भी स्पेशल दिन है, कुछ स्पेशल लेके जाना चाहिए। और जब कुछ स्पेशल की बात आती है, किसी के घर लेके जाने की, किसी को मनाने की, किसी को गिफ्ट देने की, तो मीठा सभी लोग जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे कहा जाता है कि जी मोहब्बत भी बढ़ती है। और आजकल मीठे में सबसे ज़्यादा एक वाइड रेंज हमें केक्स की नज़र आती है। डिफरेंट तरह के मार्केट में केक अवेलेबल हैं। और फिर जब आप कस्टमाइज केक की बात करते हैं, अपनी पसंद का कुछ बनवाना चाहते हैं, तो हर किसी की कोशिश होती है कि जी हर दिन के हिसाब से कुछ स्पेशल केक बनवाया जाए। बच्चों के बर्थडे केक इतने खूबसूरत होते हैं, थीम के साथ प्रॉपर डिज़ाइन करके केक बनाए जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं ब्राइडल शावर के लिए, शादियों के लिए लेदर से केक बनाए जाते हैं और इसके साथ साथ ईद स्पेशल केक होते हैं। तो हम आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जी केक आर्टिस्ट से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त केक स्टूडियो में भी बना के लेकर आई हैं। तो कब से उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे वो केक्स बनाती हैं, क्या ये केक्स और कप केक्स जितने खूबसूरत दिखते हैं ये टेस्ट में भी उतने ही मज़ेदार होते हैं, ये हम जान लेते हैं। हमारी मेहमान नील हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। केक तो हम आपको दिखाएंगे, पूछेंगे भी कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं, जितने खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने स्टार्ट कब किया, आइडिया ये कैसे आया कि आपको कुछ करना है? मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले ये फील्ड ज्वाइन की है। इनिशियली मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आ जाऊं, लेकिन मैं आज इस फोरम पे ये बात करना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड थे इसके पीछे, जिन्होंने मुझे कहा कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। मतलब मेरी एम्पावरमेंट के पीछे सिर्फ उनका ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ऐसी नीड नहीं थी। लेकिन मेरे अपने लिए क्या था, मुझे क्या अपने लिए क्या करना चाहिए, ख़ुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए फाइनेंशियली, हर तरह से, तो मुझे अपने लिए कुछ करना था। तो इनिशियली मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की, लेकिन मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुई।
तो आपको पता है कि अच्छा, हम ये लोग बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में कि आपने कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि बहुत सारी अब सोशल मीडिया पे ऑप्शंस मौजूद होती हैं, तो ये तो बिल्कुल आपके है। लिए चैलेंज भी होगा लेकिन, स्टार्ट करना। नहीं, मेरे लिए ऐसा चैलेंज नहीं था, क्योंकि कुकिंग और इस तरह की चीज़ें मुझे हमेशा से फैसिनेट करती थी। ठीक है। और आर्ट रिलेटेड चीज़ें वैसे ही मुझे अट्रैक्ट करती हैं हमेशा। तो मुझे स्टार्ट करने में ऐसा मसला नहीं हुआ, और मुझे क्लाइंटेज बहुत अच्छी मिली। मेरे रिटर्निंग क्लाइंट है, हमारा 0 नेगेटिव रिव्यू है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5 रेटिंग है। तो मुझे हर तरफ से सपोर्ट मिली, क्लाइंट्स की भी सपोर्ट है, फैमिली की भी सपोर्ट है। दूसरा, हमारी क्वालिटी, हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे काम करते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा है। सही। तो मुझे बताइएगा कि किस किस इवेंट के हिसाब से केक बनवा सकते हैं? हर तरह के इवेंट्स के लिए केक्स बना सकते हैं। पहले तो ये होता था कि जैसे सिर्फ बर्थडे के लिए 1 ईयर पे केक बनता था, अब तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, तो 9 मंथ, 12 मंथ, मतलब पूरा साल सेलिब्रेशन होती है। वो बाकायदा एक थीम होती है, तो वो हम उसको लेके चलते हैं। और हमारा रिकॉर्ड रहा है माशाल्लाह से, हम 200+ पाउंड्स बना चुके हैं। अच्छा, ग्रेट। और हम कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी करते हैं। मिनिमम क्या जो लोग बनवाना चाहते हैं, मिनिमम क्या मिनिमम होता है? हमारा 2 पाउंड है, 2.5, क्योंकि इसके अलावा फिर वो एक डिज़ाइन सामने नहीं आता। अच्छा, अब ये जो केक्स पे चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, अभी भी जो मेरे सामने भी केक पड़ा है, तो ये डिज़ाइनिंग के लिए सिर्फ यूज़ की जाती है कि इन चीज़ों को आप बाद में खा भी सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। ये राइस पेपर सेल्स हैं, ठीक है। और ये फॉन्डेंट वर्क है सारा। हमारी अपनी चॉइस है कि हम फॉन्डेंट के फ्लावर्स बना लेते हैं, बटर क्रीम के, कुछ क्रीम के। इसके अलावा हमारे पास गम पेस्ट के रोजेज़ होते हैं, वो बना सकते हैं। लेकिन ये क्लाइंट की डिमांड होती है कि हम फैब्रिक फ्लावर्स यूज़ करें, हम फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करें, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अच्छा, फ्लेवर्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं? फ्लेवर्स हमारे पास हर तरह के, हमारे पास एक बाकायदा लिस्ट बनी होती है, जिसमें स्ट्रॉबेरी, कैरमल, वनीला, रेड वेलवेट, फज, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं हमारे। तो हम वो क्लाइंट को भेज देते स्पेशलिटी हैं। होती है हर किसी की कुछ ना कुछ। आपका सबसे स्पेशल केक कौन सा है? मेरा सबसे स्पेशल केक अलास्का है। इसके अलावा हमारा जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है वो लेमन टार्ट्स हैं। आपने देखा होगा कि 2.5, 1 इंच इसमें जाते हैं टार्ट्स, लेकिन हमारा 9 इंच स्पेशल टार्ट होता है, जो कि हमें पोस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता माशाल्लाह। वो हमारा हिट आइटम है। सही, ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी मतलब बात उसकी है। हमें पब्लिसिटी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारा ऑलमोस्ट डेली जा रहा होता है। अच्छा, तो ये सारा आप खुद करती हैं कि आपकी पूरी टीम है? नहीं, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं सारा काम खुद करती हूँ। मेरा इसके अलावा सेवरी का भी काम है, इसलिए मैंने पहले जैसे कहा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे काम कर रही हूँ, तो मैं सारा काम खुद से करती हूँ। अच्छा जी, कुछ इस केक की स्पेशल मुझे बताइएगा, इस केक में स्पेशल क्या है? कितना टाइम आपको लगा? स्टार्ट करती हैं, कैसे करती हैं? पूरा इसका बनाने का तरीक़ेकार भी मैं थोड़ा सा बता दें ज़रा। ये इसका फ्लेवर रेड वेलवेट है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन फ्लेवर होता है इसका रेड वेलवेट को देने के लिए क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग होती है, ठीक है। बटर क्रीम का ब्लेंड होता है, ठीक है। ठीक है। और हम उससे अब के जैसे वेदर के हिसाब से उसको मोस्टली लोग हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि आउटर जो इसका वो विप क्रीम में हो, और उसका अंदर से जो फ्लेवर है वो क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग हो। ठीक तो ये हमारा एक फ्यूजन ब्लेंड है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा, मैक्सिमम टाइम कितना लगता है एक केक रेडी करने में आपको? अब तो मेरा ख्याल है 3 से 4 घंटे, लेकिन एक प्रोसीजर होते हैं कि हमें पहले बेक करना होता है। अगर हम सबको बीच में से कट कर दें तो 3 से 4 घंटे केक को बनाने में लगते हैं अच्छे, लेकिन हमें केक को टाइम देना होता है। बेकिंग के बाद केक मैच्योर होता है, फ्लेवर डेवलप होता है, फिर हमें उसे कूलिंग टाइम देना होता है, स्टेबिलिटी के लिए टाइम देना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन अदरवाइज सर्दियों में अच्छे जल्दी बन जाते हैं, गर्मियों में हमें टाइम लगता है। सही। अच्छा जी, अब बहुत सारे लोग जो कस्टमाइज केक बनवाना चाहते हैं, इतने खूबसूरत केक किसका नहीं दिल करता, लोग इस वजह से नहीं बनवा पाते कि एक्सपेंसिव बहुत होते हैं। तो रेट्स ज़्यादा होने की वजह क्या होती है? रेट मार्केट में रेट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट्स अगर अच्छी यूज़ करेंगे, क्वालिटी वाली यूज़ करेंगे, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो उसके रेट तो रेट होंगे। लेकिन फिर भी हमारे बहुत मुनासिब है। हमारा स्टार्टिंग जो है 1300 पर पाउंड से स्टार्ट होके 1800 पर पाउंड, या जो भी करेक्टर वाइज क्या थीम है, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्या फ्लेवर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कप केक्स भी आपके हैं, तो कप केक्स लोग बनवाते हैं, पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा बनवाते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह। जैसे कि 14 अगस्त होता है,
बड़े इवेंट्स होते हैं तो हमारे 100+ 150+ कप केक्स के ही बाकायदा फ्लैग बना हुआ होता है जो जाता है। सही, तो दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, मैसेज वो खवातीन जो आपको देख के खुद कुछ करना चाह रही हैं उनको बताएगा, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसे शुरू किया, बहुत लिमिटेड बजट से शुरू किया, क्योंकि इनिशियली मुझे था पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं, फैमिली है, तो मुझे ये था कि अगर लॉस होता है तो कम से कम हो। लेकिन मैंने होम बेस स्टार्ट किया, विदिन 6 मंथ मुझे लगा मुझे एक्सपेंड करना चाहिए, चीज़ें बढ़ती गई, इक्विपमेंट मैंने और ले लिए, करते 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 माशाल्लाह से मेरा एक बेकिंग स्कूल है और मैं इन चीज़ों के साथ, मेरा सेवरी भी जाता है, मेरे स्पेशल शाही कोरमा, चिन्योटी कुन्ना है, नहारी पाया, कराची वालों की जो स्पेशल टेस्ट की बिरयानी होती है वो जाती है। तो चलिए जी, ये तो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं इनकी, और इसके साथ साथ केक्स हमने आपको दिखा दिए हैं कि कितने ज़बरदस्त हैं। और वो लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ख़वातीन, जैसा कि हमारी मेहमान भी बता रही हैं कि घर में बैठ के ये सब चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपके हाथ में हुनर है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ज़बरदस्त आइडिया है। आप लोग भी ऐसे स्टार्ट लेके पूरा अपना एक बिजनेस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। आज मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है? ओवर टू यू मायदा। लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर में गर्मी का एहसास जो है वो सुबह के औकात में अब सबसे ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत फ़िलहाल जो अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन 12 बजे के औकात में जो है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए जाने के अमकान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे शहरी हैं वो दोपहर के औकात में, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की शिद्दत जो है वो देखने में नज़र आती है, तो उसी के साथ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए हमारे शहरी नज़र आ रहे होते हैं। और इसी के साथ अगर बात करें शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 150 रिकॉर्ड किया गया है, जो वो भी हमारे शहरियों के लिए अनहेल्दी है। और ये जो फ़िज़ाई आलूदगी रोज़ बढ़ती हुई देखने में नज़र आ रही है, इसको प्योरीफाई जो कर सकती है वो सिर्फ बारिश है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते में भी जो है वो बारिश के ताहाल प्रेडिक्शन ज़ाहिर नहीं की गई, जिसके बायस जो है रोज़ फ़िज़ाई आलूदगी में भी इसी तरह इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। माहिरीन की जानिब से ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल, कैप का, ग्लासेस का और अम्ब्रेला का इस्तेमाल बाहर धूप में निकलते हुए जो है वो लाजमी करार दिया गया है। बात करें अगर हवा में नमी के तनासुब की, तो 36% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है हवा में नमी का तनासुब। इसी के साथ आइंदा हफ्ते में भी जो है वो बारिशों की ताहाल प्रेडिक्शन ज़ाहिर नहीं की गई, जिसके बायस रोज़ गर्मी का एहसास इसी ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच। गर्मी आगे बढ़ने वाली है, बारिशें नहीं होने वाली हैं, तो गर्मी से बचने के लिए ज़रूर अपना जो है वो बंदोबस्त रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम जो सेगमेंट शामिल करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं माल का हाल, लेकिन करेंसी रेट्स में उतार चढ़ाव हम देखते रहते हैं। डॉलर के रेट्स इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम देखते हैं जब ये रेट बढ़ते हैं तो फिर महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। तो आज की रेट लिस्ट क्या है आपको दिखाते हैं। जी, तो अब आपके साथ लिस्ट शेयर कर देते हैं। तो ये थे करेंसी रेट्स। सब्जियों के रेट्स आपको बताते हैं आज के भाव में। फाहद क्यूम मार्केट में मौजूद हैं। जी फाहद, बताइएगा सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? बिल्कुल, आपको बताएं कि सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है। कुछ सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम है, जबकि कुछ के रेट्स में कमी भी आई है और कुछ में इजाफा भी हुआ है। आज हम सब्जियों के रेट्स की बात करें तो जो आलू है उसका रेट 22 रुपये फ़ी किलो जो है सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में उसको 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो प्याज है, प्याज का रेट 30 रुपये फ़ी किलो, मगर मार्केट में 35 से 40 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की बात की जाए तो टमाटर जो है वो 75 रुपये फ़ी किलो उसका रेट मुकर्रर है, मगर वो 85 से 90 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है।
इसी तरह से जो लहसुन है चाइना, उसकी कीमत है तकरीबन 310 से 320 के दरमियान, मगर जो उसको फ़रोख्त किया जा रहा है वो 350 से 360 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना के रेट में वाज़ह कमी आई है, उसका रेट अब 135 रुपये फ़ी किलो है, मगर मार्केट में उसको 150 से ऊपर ही बेचा जा रहा है, 160 170 तक उसको फ़रोख्त किया जा रहा है। छोलिया चूँकि उसका सीज़न है, इसका रेट अगर आपको बताएं तो 50 रुपये फ़ी किलो, मगर मार्केट में 60-70 रुपये तक इसको बेचा जा रहा है। कचनार की बात की जाए तो कचनार 200 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह से मेथी जो है, मेथी में 5 रुपये इजाफे के बाद जो है उसका रेट 47 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 55 से 60 रुपये के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन की बात की जाए तो बैंगन 55 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह से फूल गोभी 40 रुपये फ़ी किलो, और शलजम जो है, शलजम का रेट 20 रुपये, मगर जो ओपन मार्केट में उसका रेट है वो 25 से 30 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च अव्वल की बात की जाए तो वो 105 से 110 रुपये उसका सरकारी नरखनामे के मुताबिक रेट है, मगर ओपन मार्केट में 130 से 40 के दरमियान भी फ़रोख्त की जा रही है। खीरा फार्मी जो है वो 40 से 45, भिंडी की कीमत जो है वो 200 से 220 रुपये के दरमियान फ़रोख्त हो रही है, जबकि दीगर सब्जियों में मूली 30 रुपये और जो पालक है 40 रुपये, गाजर देसी 40 रुपये, और जो गाजर चाइना की है वो तकरीबन 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से जो करेले हैं उनका रेट 140 रुपये फ़ी किलो और अरवी का रेट 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। ये थी तमाम तर आज की सब्जियों की कीमतें जो कि अपने घरों में लोग पकाएंगे और खाएंगे। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो सब्जियों की कीमतें हैं उनको मुस्तहकम रखा जाए, ताकि हम लोग रोज़ाना की बुनियादों पर सब्जियाँ खरीदना उनकी मजबूरी है, उन्होंने घर में खाना पकाना है ताकि सस्ते रेट पर ख़रीद सकें और अपना गुजर बसर कर सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब्जियों की कीमतें बता दीजिए। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, अब हमने आपको बताने हैं आप बचत कैसे कर सकते हैं। सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। जी, तो ऑफ कौन कौन से ब्रांड पे लगी है जी? सबसे पहला ब्रांड है आज हमारे पास बीच ट्री। अगर आप यहाँ पर जाएंगे फ्लैट 23% ऑफ। डायनियर्स पे अगर आप जा रहे हैं फ्लैट 23% ऑफ। ईडन रोप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर फ्लैट 50% ऑफ। अलमेरा पे फ्लैट 23% ऑफ। सो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।